गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ ओम प्रकाश, टीचर यूपीएस अपर जिला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। तो आज हम थोड़ा पिछला नज़र मार लेते हैं जो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। तो उसमें सबसे पहले आपने यही पढ़ा था कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। जमहूरी तौर पर काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिलीजन स्टेट से अलग हो जाए। तो दूसरा पढ़ा था एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ वायलेशन ऑफ राइट्स। किसी भी तरह से एक मज़हब दूसरे मज़हब के ऊपर अगर कोई भी वायलेशन करता है तो वो वायलेशन ऑफ राइट्स है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए रिलीजन को स्टेट से अलग करना ज़रूरी होता है। तीसरा पढ़ा था वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम रिलीजन एम्ब्रेस रिलीजन। यानी ये भी ज़रूरी होता कि हमारी उस राइट को भी बचाया जाए कि हम कोई भी मज़हब छोड़ सकते हैं या कोई भी मज़हब अपना सकते हैं। तो ये आपने कल पढ़ा था। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। तो इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उन्होंने उसमें ये लिखा था कि इंडिया का सेकुलर होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेकुलर वही होता है जी जो ये नीचे दिए गए ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। यानी जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है, यानी जैसे हिंदू है या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, तो वो दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का डोमिनेशन ना करें। पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। तो यानी ये एक ही रिलीजियस ग्रुप की बात की गई है। जैसे इंडिया में अगर कोई भी कम्युनिटी है तो हम सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। तो एक हिंदू ही अपने आप में ही, जो हिंदू हैं अपर हिंदू हैं, कुछ लवर मतलब अपर कास्ट के हिंदू हैं, लवर कास्ट के हिंदू हैं, तो जो अपर वाले हैं लवर के ऊपर वो किसी भी तरह का डोमिनेशन ना करें। तो ये भी एक सेकुलर मुल्क का एक ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है that the state does not enforce any particular religion nor to take away the religious freedom of individuals। यानी स्टेट हमारी किसी भी इंडिविजुअल की जो मजहबी आज़ादी है वो नहीं छीन सकती है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक सेकुलर मुल्क के लिए। तो इस तरीके से तो जो इंडियन स्टेट है वो भी इस तरीके से काम करती है, वो बहुत से तरीक़ों से काम करती है। पहला नंबर उसने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि वो अपने आप को यानी एक मुल्क अपने अंदर रिलीजन को अपने लेजिस्लेचर से किस तरह से अलग करता है कि जो इंडियन स्टेट है उसमें जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो उनके ऊपर रिलीजियस ग्रुप रूल नहीं कर सकते हैं और ना ही स्टेट किसी की सपोर्ट करेगी, किसी भी रिलीजियस ग्रुप की सपोर्ट नहीं करेगी। तो इंडिया में जैसे गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, जैसे कि कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पर किसी एक रिलीजन को मान्यता नहीं दी जाती है, सबको बराबर देखा जाता है। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात की गई है। यहाँ स्टोरी बोर्ड में एक गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, इनका टीचर भी है। तो बच्चे स्कूल के टीचर से पूछ रहे हैं कि सर एक अगले महीने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, हम इस फेस्टिवल को स्कूल में मनाना चाहते हैं। तो टीचर कहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ हम कोई एक रिलीजन का फेस्टिवल नहीं मना सकते हैं, यानी यहाँ सब धर्म बराबर होते हैं, ये आपको सेलिब्रेशन घर में ही करना पड़ेगी। हाँ कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो स्कूल में अपना फेस्टिवल मना सकते हैं। तो इस तरीके से यानी फिर बच्चों ने कहा कि नहीं हमें इसको स्कूल से बाहर ही मनाना चाहिए।
तो इस तरीके से यानी जो इंडियन सिस्टम है सेकुलरिज्म का, उसमें किसी भी एक ख़ास मज़हब को महत्व नहीं दिया जाता है। और दूसरा तरीका एक और है जिस तरीके से सेकुलरिज्म काम करता है कि इसने एक नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को या स्ट्रेटजी को अपनाया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे जो रिलीजन हैं उनके जो सेटिमेंट्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट किसी भी तरह से वो इंटरफेयर नहीं करती है। जैसे कि यहाँ स्टोरी बोर्ड में दिखाया गया है, ये ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है जो जाना चाहते हैं, और वो एक दोस्त है जो अपने सिख दोस्त को कहता है कि यार यहाँ पर इतना यहाँ जुर्माना होता है, तो आपने हेलमेट नहीं लगाई है, क्या आपको जुर्माना नहीं होगा? तो जो सिख है वो कहता है कि नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पगड़ी पहनना ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार हमारे काम में दखलअंदाज़ी नहीं करती है, तो हमें हेलमेट लगाने से बेहतर है कि हम पगड़ी लगाएं। तो ऊपर के स्टोरी बोर्ड में यहाँ ये परमजीत जो सिख योद्धा है इसके बारे में बताया गया है कि इसने बताया कि जो इंडियन स्टेट है उसने एक जो हमारा रिलीजन है सिख, तो उसको जो पगड़ी लगाना बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करती है और हमें ये छूट देती है कि हम हेलमेट के बजाय हमें पगड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीसरा तरीका इसने बताया है कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है ये प्रिवेंट करती है डोमिनेशन, लेकिन ये स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन भी अपनाती है, यानी ये इसमें इंटरवेंशन करती है, मुदाखलत करती है। तो जैसे आपने पढ़ा था कि सरकार जो है वो मज़हब के काम में दखलअंदाज़ी नहीं करती है, लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हो दखलअंदाज़ी करती है। तो ये एक मिसाल है जो आपने अनटचेबिलिटी की मिसाल बहुत अच्छी दी है। तो अनटचेबिलिटी एक ही रिलीजन के अंदर, यानी जैसे हम हिंदुइज़्म के अंदर जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के ऊपर यानी छोटी ज़ात के लोगों के ऊपर एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, जिसको छूत छात कहते हैं, उनके साथ छूत छात की जाती थी। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन किया क्योंकि ये एक वायलेशन ऑफ राइट्स था। तो इस तरीके से जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अगर कहीं भी वायलेशन ऑफ राइट्स होता है या डिस्क्रिमिनेशन होती है तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स बनाता है, तो इसने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। तो इस तरीके से जो ऐसे गलत किस्म की प्रैक्टिसें जो हमारे ही रिलीजन के अंदर होती हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है। तो दूसरी इंटरवेंशन एक और है कि स्टेट जो है वो सपोर्ट करती है को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़ देता है कि वो अपना स्कूल और अपना कॉलेज बना सकती हैं और उनको पैसे की इमदाद भी दे सकती हैं। तो इस तरह से इंटरवेंशन दो किस्म में यहाँ बताई है। तो अगर यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे रिलीजन के अंदर भी कोई भी ख़राब नियति चल रही हो, कोई ख़राब चीज़ हो, तो उसके ख़िलाफ़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी वक्त कदम उठा सकता है और उसको जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि इन व्हाट वे इज़ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो दूसरे डेमोक्रेटिक देशों से किस तरह से अलग है। तो कई चीज़ों में अलग है। तो हम एक एग्जांपल देंगे यूएस की। तो यूएस में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी तो उसमें लिखा था प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। तो वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई वहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो नहीं कर सकता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन अभी ऊपर आपने पढ़ा कि इंडिया जो था वो उसमें इंटरवेंशन कर रहा था, क्योंकि यही फ़र्क है
यह यूएसए का जो अमेंडमेंट हुई है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए में अमेंडमेंट जो होती है वो बहुत देर के बाद होती है और आसानी से नहीं होती है, लेकिन वहाँ एक बार सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन हो गई है तो वो बिल्कुल कभी नहीं होगी। वो एक दूसरे के मामले में कभी यूएसए में इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो दूसरे से थोड़े अलग है। मतलब यहाँ अमेरिका की बात की गई है। अमेरिका की जो सेकुलरिज्म है और इंडिया की सेकुलरिज्म जो है इसमें फ़र्क है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरवेन किया गया था हिंदू रिलीजन में, जो एक प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी, ये बहुत एक गलत किस्म की प्रैक्टिस थी। तो इसलिए जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसमें उसने इंटरवेन किया और उसको ख़त्म किया, ऐसा इसका प्रावधान है। यानी ये इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आइडियल्स हैं जो अगर गलत चीज़ की गलत चीज़ कोई भी हो रिलीजन में तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसे ख़त्म कर सकता है और फिर उस रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये इसके प्रिंसिपल बताते हैं। ये सेकुलर प्रिंसिपल्स ही इसके हैं जो ऐसा करने को मजबूर करते हैं। और इंडियन स्टेट सेकुलर है, ये बहुत तरीके से काम करती है कि किसी भी तरह का रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होना चाहिए और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक आदमी को दिए गए हैं और उनके ज़रिए वो अपने आप को बचा सकता है। और इसलिए इन फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन इंडियन सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके ख़िलाफ़ लड़ा जाएगा और इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनको हकूक़ मिलेगा। तो इस तरीके से इन राइट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी तरह का वायलेशन ना हो और इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। तो इस तरीके से इनका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो इंडियन सेकुलर स्टेट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंडिया किस तरह से सेकुलर है और ये यूएसए के सेकुलरिज्म से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो यहाँ एक छोटा सा पैरा दिया गया है जिसमें फ्रांस के बारे में लिखा है कि वहाँ 2004 में यानी 2004 में वहाँ एक लॉ पास हुआ था। उन्होंने स्कूल आने वाले सारे स्टूडेंट्स, वो चाहे इस्लाम से हों, चाहे ज्यूज़ से हों, चाहे किसी क्रिश्चियन धर्म से हों, तो वो जो अपने रिलीजियस सिंबल्स थे जैसे कि इस्लाम में होता है कि बुर्का पहनना, तो कई मज़हब में टोपी लगाना होता है। तो ये सारे सिंबल्स जो हैं उन्होंने कहा कि इन सिंबल्स के साथ कोई बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। तो इस लॉ को लेकर वहाँ बहुत परेशानी हुई थी। तो उसके बारे में खैर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि एक सेकुलरिज्म दूसरे सेकुलरिज्म से किस तरह से अलग होता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे लगता है कि अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो।